हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अतुल तिवारी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविधान। भारतीय संविधान को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हम मूल अधिकारों के ऊपर चल रहे थे। मूल अधिकारों में हमने समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया था जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक था। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार देखने वाले हैं जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मूल अधिकार, मूल अधिकारों में हम सबसे पहला देखने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां से कहां तक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उसका अधिकार ही स्वतंत्रता का अधिकार होता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है उसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? एक तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता दी है हमें प्रस्तावना में दी गई है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जो हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है यह भी स्वतंत्रता की बात करता है। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 19 को लेकर चलेंगे कि अनुच्छेद जो 19 है इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो वाक है, वाक मतलब कि बोलना, वाक आदि विषयक अधिकारों की स्वतंत्रता ये दी गई है अनुच्छेद 19 में। अब हम 19 के जो कुछ क्लोज हैं वो देखेंगे। तो ये सबसे पहले आप समझ गए कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 इसको हमने देखना स्टार्ट किया है और इसमें लिखा हुआ है वाक आदि विषयक अधिकारों की स्वतंत्रता। यानी कि जो हम बोलेंगे उससे संबंधित जो स्वतंत्रता होगी वो तो होगी सही, लेकिन इसके अलावा जो अन्य स्वतंत्रताएं भी है वो भी इसी में शामिल की जाती है। इसी में इसके जो क्लोज हैं वो 6 तक क्लोज हैं। जैसे अनुच्छेद 19 एक और अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 एक जो है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कैसे? जैसे अनुच्छेद 19 एक ए, अनुच्छेद 19 एक बी, सी, डी और उसके बाद में जैसे यहां पे आ जाएगा क, ख, ग, घ, यहां पे आ जाएगा ड, यहां पे आ जाएगा ई, ड। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को अलग अलग डिफरेंस करके देख रहे हैं। उसके बाद में आ जाएगा ई के बाद में एफ। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो एफ है और यहाँ पे च जो है ये दोनों जो है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? 1978 में हटा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इन दोनों को हटा दिया गया था। तो एफ यहाँ पे हट गया, च यहाँ पे हट गया। इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि संपत्ति के अधिकार था और इसे हमने हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया
जो कि अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया उसे। यहां पे आ गया ई एफ के बाद में यहां पे जी, तो यहां पे जी को पढ़ेंगे और यहां पे पढ़ेंगे 6। तो इन दोनों को हम देखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 का जो एक क्लोज है उनमें कुछ सब क्लोज हैं। सब क्लोज कैसे? ए बी सी डी ई और जी। हिंदी में देखेंगे तो क ख ग घ ड और छ। एफ जिसमें संपत्ति का अधिकार था, च वही, तो ये पढ़ेंगे। अब जो 19 का 2 है, 19 का 2 है, उसके बाद में 3 है, 4 है, 5 और 6, इनमें जो है इनमें युक्ति युक्त निर्बंधन दिए गए हैं। जो मूल अधिकार, जो यहां पे मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे किन्हीं प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जो स्वतंत्रता है क्या वो आपको असीमित दी गई है? जो स्वतंत्रता दी जाती है क्यों, क्या वो असीमित दे दी जाती है कि वो सीमित अधिकारों के तहत ही दी जाती है? उन पे कुछ प्रतिबंध भी तो होते होंगे ना। अब आप भाषण दे रहे हैं मान लीजिए, और आप किसी को भी गाली देंगे, तो क्या ये सही रहेगा? कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए। तो वो जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो यहां से 19 के जो क्लोज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इनमें दिए गए हैं। तो हम इनमें सबसे पहला देख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19(1) है, अनुच्छेद 19 का क्लोज तो 1 रहेगा, लेकिन उसका सब क्लोज कौन सा रहेगा? ए। सब क्लोज ए रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, यहां पे भाषण भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को भी अपने विचार समझा सकते हैं। यह होती है वाक की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी आप भाषण दे सकते हैं, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। लेकिन इस पे कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन भी तो हैं। अब वो युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है? युक्ति युक्त निर्बंधन इसके ऊपर दिया गया है, अनुच्छेद 19 का क्लोज 2। इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन क्या दिया गया है कि आप वाक एवं अभिव्यक्ति ऐसे नहीं करेंगे कि भारत के कुछ टुकड़े हो जाएं। भारत की अखंडता की बात की गई है, यहां पे भारत की संप्रभुता की बात की गई है कि आप कोई ऐसा भाषण ना दे दे जिससे भारत की संप्रभुता पे आंच आ जाए, भारत की अखंडता पे बात आ जाए। तो यहां पे युक्तियुक्त निर्बंधन क्या है? सबसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता रहनी चाहिए भारत की। आप कोई ऐसा भाषण नहीं देंगे जिससे भारत की संप्रभुता पे आंच आए। दूसरा दिया गया है यहां पे अखंडता। ऐसा ना हो कि आपके भाषण की वजह से कुछ क्षेत्र जो है वो आमादा हो जाए कि हमें भारत से अलग होना है। आप ऐसा काम भी नहीं करेंगे। तो इसमें कहा गया है भारत की संप्रभुता, अखंडता ये सुनिश्चित की जानी चाहिए, इनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा है अनुच्छेद 19 का 1 ए हमने देख लिया।
अनुच्छेद 19(1) का जो क्लोज बी है वो देखते हैं हम। क्लोज बी में क्या देके रखा है? इसमें देके रखा है, इसमें देके रखा है कि आप कोई भी शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण कर सकते हैं, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए और बिना हथियारों के। तो इन आधारों पर आप जो है किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं। कैसा? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। अब इस पे भी कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन है, तो युक्तियुक्त निर्बंधन दिए गए हैं इसके लिए अनुच्छेद 19 के क्लोज 3 में। इसमें कहा गया है कि इसके आधार पर आप जो शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन करेंगे, इससे भी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को आंच नहीं आनी चाहिए। इस पे भी वही आधार है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, यही आधार हैं इसके। अनुच्छेद 19(1) बी के जो युक्तियुक्त निर्बंधन है इसके लिए वो 19(3) में दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को आंच नहीं आनी चाहिए। अब हम अनुच्छेद 19 का 19(1) का जो क्लोज सी है वो देखते हैं। क्लोज सी, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आप कोई भी संगम, संघ या सहकारी समिति बना सकते हैं। क्या क्या? कोई भी संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 19(1) का सब क्लोज ए जो है उसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) बी में हमने देखा शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) सी हमने देखा कि इसमें संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वही रेस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन से? यहाँ पे आ जाएगा अनुच्छेद 19 का क्लोज 4। इसमें दिया गया है कि जो भारत की संप्रभुता है, संप्रभुता, अखंडता को आंच नहीं आनी चाहिए। आप कोई ऐसे संघ नहीं बनाएंगे जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर दें, भारत की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दें। ऐसी सहकारी समितियों का और ऐसे संगम का आप निर्माण नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो जाए। अब हम अनुच्छेद 19(1) का डी देखेंगे। इनको मिटा देते हैं हम, तो हम स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं और इसमें हमने ये भी देख लिया था। तो इसका जो 19(1) डी, अनुच्छेद 19(1) डी, ये देख रहे हैं हम
इसमें क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण करने का अधिकार होगा, यानी कि भारत के आप किसी भी क्षेत्र में, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। घूमने फिरने का अधिकार जो देता है वो अनुच्छेद 19(1)(d) देता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि आपको कोई बाधा नहीं होगी कि आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। अबाध संचरण की बात की गई है यहां पे, अबाध संचरण का अधिकार। लेकिन इस पे भी कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन है। वो युक्तियुक्त निर्बंधन दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के, जो हमने यहाँ पे 4 तो देख लिया था, यहाँ पे देख लेंगे हम 5वां। अनुच्छेद 19 का जो क्लोज 5 है उसमें देके रखा है कि भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके हित में होना चाहिए। उनको आपसे किसी भी प्रकार का खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। आप घूम तो रहे कहीं पे भी, लेकिन आपकी वजह से उनको परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत के लोगों के हित में हो वो, यहां पे सीधा लिख देते हैं लोगों के हित में, लोगों के हित में। और यहां पे दूसरी बात की गई है कि जो उन क्षेत्रों में, मान लीजिए कोई क्षेत्र है जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, यहाँ पे जनजातियां निवास करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन जनजातियों को नुकसान पहुंचाए। तो जनजातियों के हित में भी होना चाहिए, जनजातियों के हित में, यह भी देके रखा है। अब हम 19 का जो अनुच्छेद 19(1) का जो सब क्लोज है ई, वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो, ये हम नीचे का मिटा देते हैं, उन्नीस एक ई कहता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण कर सकते हैं। ये अधिकार तो दे दिया 19(1)(d) ने, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(e) कहता है कि आप भारत में के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, वहीं पे अपना घर बना सकते हैं, वहीं से अपनी आजीविका चला सकते हैं। ये अधिकार देखता है अनुच्छेद 19(1)(e). तो भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का जो अधिकार देता है वो अनुच्छेद 19(1)(e) देता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार, बसने का अधिकार ये देता है कौन सा, 19(1)(e). अब 19(1)(f) नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हमने यहां पे देख लिया था, पहले देखा था हमने कि जो अनुच्छेद 19 का F जो है उसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे तो हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहां पे हम सीधा देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(e). इसमें देख लिया हमने कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार, तो इसके ऊपर भी तो कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन है। वो युक्तियुक्त निर्बंधन जो हैं वो ये सेम ही है। जैसे जो लोगों के हित में होना चाहिए, आप बस रहे हैं तो वहां पे लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनजातियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो युक्तियुक्त निर्बंधन है वो इसी में देके रखे हैं 19 के क्लोज, सब क्लोज 19 के क्लोज 5 में। अब यहाँ पे हम देखेंगे 19(1)(e) देख लिया हमने, F हमें देखना नहीं है, तो 19(1)(g),
अनुच्छेद 19(1)(g). इसमें क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर में आएगा 19(1)(g). यहाँ पे देख के रखा है कि आप कोई भी वृत्ति हो गई, उपजीविका हो गई, कोई व्यवसाय हो गया, ये करने का आपको अधिकार होगा। ये कौन कहता है? 19(1)(g) कहता है। कोई भी वृत्ति, आप चाहे वो कोई सा भी कार्य कर रहे हो, वृत्ति, उपजीविका, आपके जीवन के लिए, आपका जीवन चलाने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई वृत्ति, उपजीविका, या कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार का कार्य कर रहे हैं, करने की स्वतंत्रता जो दी गई है, वो अनुच्छेद 19(1)(g) में दी गई है। लेकिन इसके ऊपर जो युक्त निर्बंधन है वो अनुच्छेद 19 के क्लोज 6 में देके रखा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपके पास तकनीकी योग्यता तो होनी चाहिए, आपके पास कोई डिग्री तो होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठे और कोई व्यापार खोल लिया और चलाने लग गए। उसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, चाहे वो तकनीकी योग्यता हो, चाहे कैसी भी योग्यता हो, चाहे बौद्धिक योग्यता हो, वो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो तकनीकी योग्यता होनी चाहिए आपके पास, या किसी प्रकार की आपके पास डिग्री हो, ये हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो हमने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखा। इसमें जो युक्त निर्बंधन है वो देके रखे हैं 19 के क्लोज 2 में। इसमें संप्रभुता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमने सारे अनुच्छेद 19 के जितने भी क्लोज है और सब क्लोज है वो सारे देखे हैं। ये तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो अनुच्छेद 19 है वो पूरा समझ में आया होगा। अब हम अनुच्छेद 20 की ओर चलेंगे। इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि हम आगे का अनुच्छेद समझ सकें। तो अब हम अनुच्छेद 20 की ओर चलते हैं। हम अनुच्छेद 20 को समझते हैं और अनुच्छेद 20 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ये क्या कहता है कि अपराधों के लिए, आपने जो भी अपराध किए हैं, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसकी जो दोष सिद्धि होती है, जो उसने दोष किया है उसको सिद्ध करना है अगर, तो उसके संबंध में कुछ संरक्षण प्राप्त होते हैं। तो वही दिया गया है अनुच्छेद 20 में। इसमें लिखा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 20 में की गई है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई है, मान लीजिए आपने कोई दोष किया है, आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से आपको दंड मिलने वाला हो, लेकिन मान लीजिए आपने दंड किया है आज। पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, फिर हम इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है
इसका जो इसमें 3 क्लोज हैं। अनुच्छेद 20 का क्लोज 1 ये कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधि मतलब, तो अनुच्छेद 20 का क्लोज 1 कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति ने आज कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसे दंड मिलने वाला हो न्यायालय के द्वारा, लेकिन उसके लिए आज कोई कानून नहीं है, या आज के कानून में जो उसके लिए सजा का प्रावधान है वो कम है, और उसने आज तो वो काम कर दिया, लेकिन मान लीजिए भविष्य में जाके एक कोई कानून बनता है कि इस व्यक्ति ने जो काम किया है उसके लिए इसे सजा बढ़कर मिलेगी, या मान लीजिए उस समय पे तो वो अपराध नहीं था, लेकिन आगे जो कानून बना उसमें ऐसा लिखा जाए कि ये अपराध है, तो क्या उस व्यक्ति को उस आधार पर दंड दिया जा सकता है? नहीं। यही कहता है अनुच्छेद 20(1) कि भूतलक्षी मतलब कि आपने भूतपूर्व मतलब कि आपने पहले कोई कार्य कर दिया है, लेकिन कोई कानून ऐसा बन गया है जिसकी वजह से उस पर प्रभाव पड़ रहा है, आपको उसकी वजह से दंड दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20 का क्लोज 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। पहले हमने देखा भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, और दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की, उसने काम तो एक किया गलत काम, लेकिन उसके लिए अगर 2 बार सजा मिल जाए तो उसने चोरी की लेकिन उसे 1 बार सजा मिल गई, लेकिन दूसरी बार भी उसी के लिए सजा मिले तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यही कहता है अनुच्छेद 20 का क्लोज 2 कि दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया जाएगा आपको। अनुच्छेद 20 का क्लोज 3, इसमें हम देखेंगे, इसमें कहा गया है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, अब उसको पुलिस थाने में बिठाकर मार रही है, उससे उगलवा रही है कि आपने किया है या नहीं किया है, तो वहां पे जो वो गवाही देगा क्या वो न्यायालय में मान्य हो गई? वो न्यायालय में मान्य नहीं होगी, क्योंकि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। अगर वो देता है तो न्यायालय उसे खारिज कर देगा। तो ये हमने 3 क्लोज देखे हैं इसके अनुच्छेद 20 के। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया जाएगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब कि जो पहले कानून बने थे उसी के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, ना कि भविष्य के कानून के हिसाब से। दोहरे दंड से संरक्षण, आपने गलत काम तो एक किया है लेकिन उसके लिए आपको 2 बार सजा मिल रही है, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ये कहता है अनुच्छेद 20। तो ये हमने अनुच्छेद 20 को समझ लिया है।
अब हम अनुच्छेद 21 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो चलिए अब हम अनुच्छेद 21 को देखते हैं। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। प्राणों की स्वतंत्रता कैसे भाई साहब? प्राणों की स्वतंत्रता कैसे? दैहिक स्वतंत्रता कैसे? तो यहां पे कहा गया है भारतीय संविधान में, यहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? परिभाषा इसमें देके रखा है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका अर्थ होता है कि जैसे संसद ने कोई एक कानून बनाया, उसकी केवल एक प्रक्रिया को देखा जाएगा कि कानून बनाते समय प्रक्रिया का पालन सही से हुआ या नहीं। ये नहीं देखा जाएगा कि ये जो कानून बनाया है ये निष्पक्ष है या नहीं। न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता कि ये जो कानून बनाया गया है ये निष्पक्ष है या नहीं। जो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से प्रेरित है, लेकिन जो मूल रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये ब्रिटेन संविधान में दी हुई है। इसी के अपोजिट में एक आती है विधि की सम्यक प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया, ये दी गई है अमेरिका के संविधान में। लेकिन भारत में जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है वो किया जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है कि ये कानून है, इसके आधार पर ही किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं। उस कानून की केवल प्रक्रिया का पालन किया जाएगा कि प्रक्रिया सही है या नहीं। यह नहीं देखा जाएगा कि यह निष्पक्ष है या नहीं, किसी व्यक्ति के पक्ष में तो नहीं है। न्यायालय भी इसकी जांच नहीं कर सकता। भारत में ये जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से प्रेरित है। जापान के संविधान से प्रेरित। जापान के संविधान से प्रेरित है ये भारत में।
लेकिन मूल रूप से कहाँ की है? ब्रिटेन की है। अब ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अब ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कुछ और अधिकार भी शामिल किए जाते हैं जो कि समय के साथ आगे शामिल किए गए। इसमें पहला है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। आप जीवन तो जी लेंगे, लेकिन क्या वो गरिमामय जीवन है? तो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार इसी में शामिल किया गया है। उसके बाद में स्वास्थ्य का अधिकार, आपको स्वस्थ जीवन मिले, वो भी इसी में शामिल किया गया है। उसके बाद में निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी इसी में शामिल किया गया है। एक लास्ट हम देख लेते हैं कि अपनी पसंद के व्यक्ति से, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का जो अधिकार होता है, विवाह करने का अधिकार, यह भी एक मूल अधिकार है। अपनी पसंद के व्यक्ति से आप विवाह करते हैं तो वह एक मूल अधिकार है। तो ये हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देखा। इसमें हमने कुछ अधिकार देखे, जिसमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, आपको स्वच्छ पर्यावरण मिले, और अपनी पसंद के व्यक्ति से आपको विवाह करना है तो आप अनुच्छेद 21 के तहत आपको यह अधिकार मिलता है कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा अनुच्छेद 21 भी देख लिया। कौन कौन से अनुच्छेद देख लिए हमने? मूल अधिकारों में हमने जो स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ रहे थे उनमें हमने अनुच्छेद 19 को देखा, 20 को देखा और अनुच्छेद 21 को देख लिया। अब हम कल आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।